तो चलिए हम एक और उपयोग की ओर चलते हैं कि ऋणात्मक पुनर्निवेश द्वारा अरेखीय विरूपण एवं रब को कम करना। रब का मतलब यहाँ है नॉइज से। देखिए यहाँ ये जो शब्द आ रहे हैं ये दिखने में, अगर आप परीक्षा में केवल नंबर लाने के लिए लिखना चाहेंगे तो आपको ये सब बातें लिखने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप केवल ये 2-3 समीकरण याद करके, ये डायग्राम याद करके पूरे नंबर ला सकते हो। लेकिन अगर आप में से कोई भी बच्चा अच्छे कंपटीशन फाइट करेगा या कल को एक अच्छा शिक्षक बनने की कोशिश करेगा तो एक अच्छे शिक्षक के पास बच्चों के सवालों के जवाब होना ज़रूरी है। आपसे कोई भी बच्चा ये पूछ लेगा कि सर ये रब क्या होता है, अरेखीय विरूपण का क्या मतलब है, तो देखिए मैंने जब आपको ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र बताए थे तो मैंने वहाँ पर 3 भाग बताए थे: संतृप्त क्षेत्र, सक्रिय क्षेत्र और अंतक क्षेत्र। अंतक क्षेत्र में दोनों संधियाँ रिवर्स बायस्ड होती हैं और संतृप्त क्षेत्र में दोनों संधियाँ फॉरवर्ड बायस्ड होती है। और मैंने आपको कहा था कि ट्रांजिस्टर एक प्रवर्तक की भांति तभी व्यवहार करता है जब वो सक्रिय क्षेत्र में हो। उसके ठीक बाद में मैंने मेरे लेक्चर में बताया था कि जब आप प्रचालन बिंदु का चयन करते हैं तो वो प्रचालन बिंदु सक्रिय क्षेत्र के लगभग मध्य में होना चाहिए, वक्र के मध्य में होना चाहिए, सक्रिय क्षेत्र में भी हो और अभिलाक्षणिक वक्र के मध्य में हो। उसका कारण मैंने क्या बताया था कि अगर निवेशी वोल्टता थोड़ी बहुत बदलती है और उससे आईसी में चेंजेस आते हैं तो भी आउटपुट हमारे को उसका उतने ही गुना मिलेगा और एज इट इज़ शेप पल्स की मिलेगी। लेकिन अगर संकेत बड़ा हो और संकेत इतना बड़ा हो कि उसके कारण जो संग्राहक धारा है उसका परिवर्तन ट्रांजिस्टर को कट ऑफ मोड में या संतृप्त क्षेत्र में ले जाता है तो उस दौरान वो एम्पलीफाई नहीं करेगा और हम कहेंगे कि जो निर्गम संकेत है वो नॉन लीनियर हो गया है और या फिर डिस्टॉर्ट हो गया है। तो अरेखीय विरूपण का मतलब तो है नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन। और दूसरा रब का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार के, जैसा मैंने पहले बताया, तापीय परिवर्तन के कारण अगर धारा इत्यादि में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है, संग्राहक धारा खासकर, या तो आप ये देखिए कि आउटपुट में अनवांटेड सिग्नल्स जनरेट हो जाते हैं और इन अनवांटेड सिग्नल्स को ही हम नॉइज़ कहते हैं। जैसे आप कोई मान लीजिए मधुर गाना सुन रहे हैं और उस दौरान थोड़ी थोड़ी भी अगर खड़खड़ की आवाज़ आती है तो आपको बड़ा गुस्सा आएगा कि अरे अच्छा भला गाना सुन रहा था मैं, ये क्या हुआ। तो वो अनवांटेड सिग्नल है। या आप किसी से बहुत तसल्ली से बात कर रहे हो और आपका छोटा भाई बहन आकर के बीच में आपको डिस्टर्ब करे तो वो अनवांटेड सिग्नल हो गया। तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में या कोई भी एम्पलीफायर में जो अनवांटेड सिग्नल है दैट इज डिफाइंड एज नॉइज। अब इन दोनों को ही, यानी नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन और इस नॉइज़ को आप बड़े आराम से जो है वो नेगेटिव फीडबैक से कम कर सकते हो। देखिए रिमूवल बहुत मुश्किल है लेकिन इसका मान कम किया जाता है। क्योंकि रिमूवल इसलिए मुश्किल है क्योंकि दिस इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एम्पलीफायर। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने यहाँ पे ये जो मैंने समझाई वो बात मैंने लिखी हुई है जो मैं आपको भेजने जा रहा हूँ कि अधिक आयाम के संकेत प्रयुक्त करने पर प्रवर्तक का निर्गम संकेत विकृत प्राप्त होता है। विकृत का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए आपने इनपुट में इस तरह का सिग्नल लगाया और आउटपुट में एम्पलीफाइड मिल रहा है लेकिन शेप चेंज नहीं हो रही, तो ये तो है क्वालिटी एम्पलीफिकेशन। और अगर इसमें थोड़ी सी भी, जैसे डिस्टॉर्टेड में क्या होगा, पता चला ये क्लिप हो गई और या थोड़ा सा इसमें ये देखिए, तो ये जो डिस्टॉर्शन है ये नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन होता है। तो विरूपण का अन्य कारण संकेत में मूल आवृत्तियों के अलावा सन्नादी आवृत्तियों का उपस्थित होना भी होता है। तो इसमें कोई ज़्यादा भेद नहीं है। कोई भी जो विरूपित सिग्नल होता है वो एक मूल आवृत्ति और उसके बाद अलग अलग सन्नादियों से मिलकर बना हुआ उसको माना जा सकता है। तो इसके अलावा प्रवर्धक द्वारा उत्पन्न नॉइज संकेत भी विरूपण उत्पन्न करता है। आवेश वाहकों की गति, ये देखिए ये महत्वपूर्ण बात है कि
रब यानी नॉइज क्यों उत्पन्न होता है उसका कारण मैंने स्पष्ट किया है कि आवेश वाहकों की ताप जनित या यादृच्छिक गति, उनकी संघट्ट तथा विसरण के कारण निर्गत धारा में यादृच्छिक परिवर्तन के कारण नॉइज संकेत उत्पन्न होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिजिक्स का पार्ट है जो आपको हर एग्जाम में लिखना चाहिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉइज है उसको हम एक तरह का एक सिग्नल मान सकते हैं कि जो ट्रांजिस्टर में मूल सिग्नल के एम्प्लीफिकेशन के साथ प्राप्त होता है। तो अगर कोई फीडबैक नहीं है तो मैं आउटपुट को क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा आउटपुट बराबर इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई ए, क्योंकि प्रवर्धक तो अपना काम करेगा, निवेशी संकेत को ए गुना वो प्रेजेंट करेगा, प्लस आउटपुट वोल्टेज ये जो साथ में वी डी फॉर ये जो अपना सिग्नल है नॉइज सिग्नल या डिस्टॉर्टेड सिग्नल, इसको आप मान लीजिए। यहाँ वी डी एक अतिरिक्त संकेत है जो रब अथवा नॉइज कहलाता है, इसको मैं वी डी नाम दे रहा हूँ। ये तो है बिना किसी फीडबैक के। अब मान लो मैं फीडबैक करता हूँ तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मुझे आउटपुट वी मिले। मैं भले ही चाहे संकेत को थोड़ा चेंज कर दूँ, इनपुट सिग्नल को थोड़ा इस तरह से चेंज करूँ कि मुझे आउटपुट वी मिले और फीडबैक साथ में हो। तो मान लो मैं वी आई डैश इनपुट लगाता हूँ और बीटा नेटवर्क का इस्तेमाल करके आउटपुट एक बार मैं पहले वी ओ डैश लिखूँगा और फिर उस वी ओ डैश को वी ओ के बराबर लिख के हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास रब का न्यूनीकरण होता है। ये मैं आपको अभी सिखाता हूँ। तो देखिए बच्चों, ये माना पुनर्निवेश के पश्चात हम निवेशी वोल्टता संकेत को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि निर्गत वोल्टता वीओएस के तुल्य रहे। यानी ये मैंने वीओएस को आगे यहाँ डिफाइन भी किया है, ये वीओएस बराबर ए इंटू वी आई के बराबर है। ये तब है जब कोई डिस्टॉर्शन भी नहीं हो, नॉइज भी नहीं हो। तो देखिए बच्चों, ये बीटा नेटवर्क है, ये वी आई डैश है, ये वी आई फीडबैक हो जाएगा यानी दोनों का मिक्सचर। आउटपुट में वी डी अभी भी मौजूद है, ये वी ओ डैश। तो वी ओ डैश बराबर कितना हो जाएगा, देखो ए इंटू वी आई एफ प्लस वी डी, बहुत आसान है। और वी आई एफ का मतलब होता है वी आई डैश प्लस वी एफ, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो वी ओ डैश बराबर ए मल्टीप्लाइड बाई वी आई डैश प्लस बीटा वी ओ डैश। मैंने वी एफ को क्या लिख दिया, बीटा टाइम्स वी ओ डैश, ये फीडबैक सिग्नल है और इससे मैंने वी ओ डैश को निकाल लिया। और आपके पास एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आएगा ये देखिए, अगर मैं वी आई डैश को क्या ले लूँ, वी आई डैश को 1 माइनस बीटा ए इंटू वी आई ले लूँ तो ये इनपुट वो का वो रह जाएगा। ये बात मैं करना चाहता हूँ, वी एस बराबर ए वी आई और ये तो वी ओ डैश बराबर वी ओ एस प्लस वी डी माइनस ये आ जाएगा। ये आप चेक कर लीजिए और इससे आपको ये बात समझ में भी आ जाएगी। जैसे वी ओ डैश बराबर वी ओ एस, इसको मैंने वी ओ एस मान लिया, प्लस वी डी अपॉन 1 माइनस बीटा, अर्थात नॉइज संकेत का मान वी ओ डैश बराबर वी डी अपॉन 1 माइनस ए बीटा होगा, जो कि ऋणात्मक पुनर्विश्लेषण की विधि से कम होगा। क्योंकि ऋणात्मक पुनर्विश्लेषण के लिए ये चीज़ क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। एक से बड़ी होती वी डी डैश वी लेस देन वी डी। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये नेगेटिव फीडबैक का एक दूसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो आप सीख सकते हो इससे। अगले लेक्चर में विद्यार्थियों में आपको और इसके नेगेटिव फीडबैक के जैसे बैंडविड्थ का कैसे विस्तार होता है इसके द्वारा, नेगेटिव फीडबैक से और कौन कौन से सर्किट बनाए जा सकते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।